स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। बहुत से बच्चों का एक कमेंट था कि सर हमारे एनसीईआरटी बुक पर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने चैप्टर का नाम बदल दिया है और तो और साथ के साथ इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स जो है वो नए इंक्लूड किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो आप जो है न्यू एनसीईआरटी और तो और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर को कीजिए। तो नया इसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। तो हमें न्यू सिलेबस और न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करना है। तो ये पार्ट 3 की वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे देखिए, ठीक है। और जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं इस पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को। तो जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखते हैं तब तक आपको ये पार्ट 3 की वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 3 की वीडियो है जिसमें हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में। ये जो ब्रिक्स है ये 5 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक्स है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और तो और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैंने अभी आपको बताया था ये जो है ब्रिक्स जो है ये चैप्टर 4 में नहीं था, पहले आपका चैप्टर 3 में था। लेकिन सीबीएसई ने इसे जो है चैप्टर 4 में इंक्लूड कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, क्योंकि आपका जो चैप्टर 3 था वो डिलीट कर दिया गया है। तो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स क्या है, इसके बनाने के क्या उद्देश्य थे। मैं आपको बता दूं ये भी एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, ये शिखर सम्मेलन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स मैं कराता हूँ उन सभी के जो नोट्स हैं वो इसी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इसका नेम जो है यहाँ पर मेंशन है। तो आइए आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्रिक्स है ये जो है 5 कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी आपको बता दिया था। ये जो ब्रिक्स है ये 5 कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो पहले जो है मैं आपको बता दूं पहले ये ब्रिक था, ठीक है। यानी कि पहले इसमें केवल और केवल 5 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये 4 कंट्रीज ही इस ब्रिक में थी। 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और फिर ये बना ब्रिक्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैं सभी के बताऊंगा कि सभी की विशेषताएं बताऊंगा। ये जो ब्रिक्स है अब पहले आप मैप पे देख लीजिए कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। ये सभी कंट्रीज के नाम है। तो ये जो आपको बड़ा सा इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, सबसे पहले आपको महाद्वीप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको ये बड़ा सा महाद्वीप दिख रहा है, इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। इसके नीचे जो आपको ऐसे दिख रहा है इसका नाम है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। ये जो आपको इस आकार का दिखाई दे रहा है महाद्वीप इसे कहा जाता है अफ्रीका, ठीक है, इसे कहा जाता है अफ्रीका। एंड जो आपको इतना बड़ा एरिया में दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है एशिया, इसे कहा जाता है एशिया। एंड जो आपको यहाँ वाला कंट्री दिखाई दे रही है इसे कहा जाती है महाद्वीप दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है एशिया। एंड जो आपको ये छोटा सा नीचे दिखाई दे रहा है जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर है आपका अंटार्कटिका। ये आपको जो महाद्वीप है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका यूरोप है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले आएगा बी फॉर ब्राजील। तो आप देख सकते हैं ब्राजील जो है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। इनके बारे में आपको मैं फैक्ट भी बताता जाऊंगा, आपको उसे कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। तो साउथ अफ्रीका तो सबसे पहले आएगा आपका ब्राजील, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ब्राजील है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। और जो इसकी कैपिटल है आप लिखिए, इसकी जो कैपिटल है वो आएगी ब्राजीलिया। ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है, आपको ये नोट डाउन करना है। इसकी मुद्रा की बात की जाए तो इसकी जो मुद्रा है वो रियल इसकी मुद्रा है, ठीक है। इसकी मुद्रा का नाम ही है रियल। आपको 2-3 फैक्ट्स हर देश के बारे में पता होने चाहिए। आर फॉर रशिया। तो अब रशिया को देख लेते हैं। ये जो आपको इतना बड़ा क्षेत्रफल में दिखाई दे रहा है ये आपका आएगा रशिया, ठीक है। इसे कहा जाता है रूस। आप देख लीजिए ये जो है आपका ब्राजील है और यहाँ पर आपका रशिया है। तो रशिया के बारे में मैं आपको बता दूं ये जो रशिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश है। और तो और रशिया के बारे में मैं आपको बता दूं इसकी जो मुद्रा है इसकी मुद्रा लिख दीजिए आप रूबल। इसकी मुद्रा का नाम है रूबल, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है और इसकी मुद्रा का नाम है रूबल। इसका जो फैलाव की बात की जाए कि ये जो देश है ये कहाँ तक फैला हुआ है तो ये जो है पूर्वी यूरोप और तो और इसका एशिया तक फैलाव है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका कुछ भाग जो है पूर्वी यूरोप में भी आपको दिखेगा। इसकी कैपिटल की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है यानी जिसकी जो राजधानी है वो आएगी मॉस्को। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, आपको ये याद रखना है। और तो और
जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी में जो है ये रूस है वो 11वें स्थान पर है। आई होप कि आपको रशिया के बारे में सब चीज पता हो गई होगी। अब आई फॉर इंडिया, तो आप देख सकते हैं इंडिया की जो लोकेशन है वो एक साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत की लोकेशन। तो भारत के बारे में आपको क्या ही बताऊं, आप भी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के मामले में जो भारत है वो 7वें नंबर पे आता है। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री है। और ये जो है एक साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। और मैंने आपको इतना बता दिया, आपको बाकी भारत के बारे में पता ही है। सी फॉर चाइना, तो आप चाइना को देख सकते हैं भारत के ऊपर और रशिया के नीचे जो है ये इतना बड़ा चाइना है, ठीक है। ये आपका आएगा चाइना, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको, ये चाइना है। तो अब चाइना के बारे में थोड़े से फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। तो चाइना में जो है बहुत सी नदियां है, लेकिन जो मेन नदी है वो है दो। पहले है यांगत्सी नदी, यांगत्सी नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और जो चीन की जो सेकंड नदी है जो कि सबसे बड़ी है वो है पीली नदी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीली नदी को चाइना में किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। और तो और मैं चाइना के बारे में और भी आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। जो चाइना है उसकी जो कैपिटल है यानी कि उसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग। बीजिंग जो है इसकी राजधानी है। और तो और क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो क्षेत्रफल के मामले में जो चाइना है वो चौथे स्थान पर आता है। और व्यापार और जीडीपी का देखा जाए, व्यापार, एक सेकंड, व्यापार और जीडीपी के मामले में जो चीन है वो तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। आपको इतना चाइना के बारे में पता ही होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चाइना की मुद्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एज फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो जो साउथ अफ्रीका है वो एक अफ्रीका का सबसे जो दक्षिणतम देश है, इसलिए से साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और तो जैसे हर देश की एक राजधानी होती है, जो साउथ अफ्रीका है इसकी ये खासियत है कि इसकी 3 राजधानियां हैं, 3 इसकी राजधानियां हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसकी 3 राजधानियां हैं। और जो है दुनिया की जो दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है वो साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। और आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका की लोकेशन जो है वो तीनों ओर से पानी से घिरी हुई लोकेशन है इसकी। तो आपको मैंने 5 कंट्रीज के बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट बता दिए हैं। अब जरा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो ब्रिक्स है वर्तमान में ब्रिक्स में 5 देशों का एक संगठन है। इस समूह को बनाने की शुरुआत 2006 में शुरू हो चुकी थी। 2001 से ही जो है ब्रिक्स को बनाने की जो है विचार आने लगा था, लेकिन 2006 में जो है इसको बनाने की शुरुआत की जाती है और 2009 आते आते ये पूरा से बन जाता है। और इसका जो पहला सम्मेलन होता है वो 2009 में ही होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रिक्स है उसका ब्रिक है, शुरुआत में ये ब्रिक था, ठीक है। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व हुआ, फिर ये बना ब्रिक्स। कब इन्वॉल्व हुआ? 2010 में, ठीक है, आपको याद रखना है। तो अभी तक ये ब्रिक है। तो पहला जो ब्रिक का सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था, जिसमें केवल और केवल 4 सदस्यीय देश शामिल थे। कौन कौन से? तो आप देख सकते हैं ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। अब बात करते हैं इसके 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स का जो है 5वां सदस्य बना लिया गया, तब ये बना ब्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। जो ब्रिक्स है ये किसी संधि के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। मैं आपको बता दूं, आपने जब यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ा, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, तो यूरोपीय संघ जो है एक मास्ट्रिक्ट की संधि हुई थी जिसके तहत यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 1992 में इसका गठन किया गया था यूरोपीय यूनियन का। लेकिन जो ब्रिक्स का गठन किया गया है ये किसी संधि के तहत नहीं किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। जो ब्रिक्स कंट्रीज है ये दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है, यानी एक संघ है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ये कंट्रीज शामिल है। और मैं आपको बता रखा है मैंने, जो वीटो पावर है, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद की पावर है यानी वीटो पावर जो है वो केवल और केवल 5 कंट्रीज को मिली हुई है। जिसमें अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स के जो चाइना और जो रशिया है इन दोनों को जो है वीटो पावर मिली हुई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन से 3 कंट्रीज है जिसको वीटो पावर मिली हुई है। अब ब्रिक्स की विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी आबादी को लेकर इसकी विशेषता देखते हैं। तो आबादी के मामले में देखी जाए तो दुनिया की जो लगभग से 40 से 50 आबादी जो है वो इन्हीं 5 कंट्रीज में रहती है, ठीक है। आप जानते हैं दुनिया की जो सबसे अधिक आबादी वाले देश है जिनमें भारत और चीन शामिल है। चीन जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और जो भारत है वो सेकंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और जो है भारत जो है शायद पहले नंबर पे आ चुका है एक
जो चाइना है उसने काफी हद तक अपने जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन भारत ने अभी तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया है और भारत जल्दी ही फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। मैं आपको बता दूं ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर भारत पहले नंबर पे आ जाता है जनसंख्या के मामले में। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव पड़ते हैं और जो भारत के संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। तो ये जो है आबादी के मामले में मैंने इसकी विशेषताएं आपको बता दी। जो इसकी सेकंड विशेषता है वो है इसका क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता दूं जो 1/4 जो एरिया है वो केवल इन 5 कंट्रीज का ही है। जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी में जो है इसका जो है 30% इसका योगदान है इन 5 कंट्रीज का। मैं आपको बता दूं जीडीपी में जो क्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो जीडीपी है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अमेरिका, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका यूरोपीय यूनियन, तीसरे नंबर पे आता है आपका चाइना, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आता है पांचवें नंबर पे आता है आपका जर्मनी, छठे पे आता है यूके, फिर फ्रांस। और जो भारत है, भारत जीडीपी के मामले में 7वें नंबर पर आता है भारत, ठीक है। किसके मामले में? जीडीपी के मामले में। तो जीडीपी के मामले में जो है भारत 7वें नंबर पे आता है और जो ब्राजील है वो 9वें नंबर पर आता है, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील जो है ये 9वें नंबर पर आता है। और रूस की बात की जाए तो रूस जो है वो 11वें नंबर पर आता है जीडीपी के मामले में, ठीक है। आई होप आपको इतना पता होना ही चाहिए। अब इसके व्यापार की बात की जाए तो इसका जो कुल व्यापार का 18% है वो इन्हीं देशों के पास है, ठीक है। और व्यापार की बात की जाए तो व्यापार में सबसे अधिक जो व्यापार होता है उसमें आता है, सबसे पहले आता है यूरोपीय यूनियन, ठीक है। फिर आता है आपका अमेरिका, फिर आपका आता है चीन, ठीक है। चीन जो है वो 3rd लार्जेस्ट ट्रेड कंट्री है, ठीक है। फिर आता है आपका जर्मनी, जापान, फिर यूके, कनाडा, इटली, ये सारे कंट्रीज आते हैं। और व्यापार के मामले में देखा जाए तो भारत जो है वो 13वें नंबर पे आता है भारत व्यापार के मामले में, ठीक है। व्यापार के मामले में भारत 13वें नंबर पे आता है। और रूस की बात की जाए तो रूस जो है वो 19वें नंबर पर आता है ट्रेड के मामले में, यानी व्यापार के मामले में। ऐसा माना जाता है कि अगर यह संगठन सही से काम करे तो ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है काफी ज्यादा शक्तिशाली कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। आप देख सकते हैं भारत जैसा शक्तिशाली कंट्री भी इसमें शामिल है, चाइना और रूस तो शक्तिशाली है ही। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह संगठन 2030 तक G7 से आगे निकल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले G8 था, फिर किस देश को निकालने के बाद ये G7 बना। और ये उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में ये कंट्रीज हैं। अब बात करते हैं इनके सम्मेलनों की। तो जो ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था पहले ये ब्रिक था, ठीक है। जब इसमें साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व हुआ तो ये कहा गया, इसे ब्रिक्स कहा गया। तो पहला जब सम्मेलन हुआ था ब्रिक का तो उसमें साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व नहीं था, शामिल नहीं था। तो पहले इसमें केवल 4 कंट्रीज शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और जिसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 16 जून 2009 को, जो कि हुआ था आपके रूस के अंदर, ठीक है। रूस में ये जगह है, वहां पर हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में जाके शामिल हुआ था। और मैं आपको बता दूं जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, ठीक है, जो कि इस ब्रिक सम्मेलन में शामिल हुए थे। बहुत से बच्चों का ये डाउट था कि सर जो ये ब्रिक का जो हेडक्वार्टर है क्या वो चेंज होता रहता है? तो मैं इसका आंसर है नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज नहीं होता है। इसके जो सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन जो होते हैं यानी कि समिट्स होते हैं, इसे कुछ समिट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि जो पहला समिट हुआ था ब्रिक का वो हुआ था रशिया में, सेकंड जो हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, थर्ड जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, फोर्थ इंडिया में हुआ था। ऐसे हर साल जो है इसके सम्मेलन जो है बदलते रहते हैं। तो आपको याद रखना है ये कि भारत में कब कब ब्रिक्स के सम्मेलन हुए। तो चौथी बार हुआ था भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन 2012 में। और तो और इसके बाद जो है 8वां ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था इंडिया में, जो कि गोवा में हुआ था, ठीक है, 2016 में। और तो और 13वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो भी हुआ था 2021 में नई दिल्ली में। तो आपको जो है ये 3 डेट्स को याद रखना है कि कब कब हुआ। पहला हुआ था चौथा ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, फिर 8वां ब्रिक्स सम्मेलन और फिर 13वां ब्रिक्स सम्मेलन। ये तीनों ही ब्रिक्स सम्मेलन जो हुए थे ये आपके इंडिया में हुए थे। आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन की थीम पूछ ली जाती है कि इसका थीम क्या था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं आपको सभी इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रिक्स वाला जो टॉपिक है ये आपका 2019 से शामिल है। तो आपको जो है केवल 2019 से लेकर अभी तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनके थीम को आपको याद रखना है। तो जो सबसे पहले 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो हुआ था आपका 2019 में। 2019 में जो है ये आपके ब्राजील में हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्राजील की राजधानी मैंने अभी आपको बताया था ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ये 2019 में हुआ था। इसकी थीम है अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक समृद्धि, इसकी थीम है। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात की जाए तो 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ये 2020 में हुआ था। आप देख सकते हैं ये रशिया में हुआ था।
जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था आपका 2021 में, ठीक है, जिसका जो थीम थी वो थी निरंतरता, समेकन और आम सहमति। आपको इसके बारे में इतना जानना है बस। अब ब्रिक्स के उद्देश्यों की बात की जाए तो जो ब्रिक्स के उद्देश्य है उनको देख लेते हैं। तो ब्रिक्स का जो पहला उद्देश्य है और जो मुख्य उद्देश्य है वह है अपनी अर्थव्यवस्था को उभारना, ठीक है। जो उद्देश्य होते हैं वो सभी संगठन के लगभग में सेम होते हैं। अगर आप एक का दूसरे में लिख देते हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। इसका जो अगली उद्देश्य है वो है आपस में राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को सहयोग करना। इसमें शामिल सभी देश एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करें, ये इसका उद्देश्य था। सदस्य देशों की आर्थिक विकास को तेज करना, चुनौतियों को अपनी सलाह के द्वारा सुलझाने का प्रयास करना और ब्रिक्स के प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिक्स का। और मैं आपको बता दूं ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है इन्होंने अपना खुद का एक बैंक भी बना रखा है जिसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये बनाया गया है ब्रिक्स के द्वारा, यानी ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। और इसका जो बनाने का जो सुझाव दिया गया था, यानी जो एडवाइस दी गई थी वो भारत के द्वारा दी गई थी। इसे बनाया गया था 2014 में। इसका जो मुख्यालय है वो चीन में इसका मुख्यालय है। और इस प्रोजेक्ट का ये जो बैंक बनाया गया था इसका उद्देश्य था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें जो ऋण की आवश्यकता होती है वो इन बैंक के द्वारा जो इसके सदस्य देश है ब्रिक्स के उनको दिया जा सके। और जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश है उनको तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा आपका विवाद को लेकर, ठीक है। तो ब्रिक्स में जो है ब्रिक्स के जो कंट्रीज आएंगे BRICS, ठीक है। तो ब्रिक्स के जितने भी 5 कंट्रीज हैं उनके बीच में भी कई बार विवाद हो जाते हैं, तो उन्हीं को हमें समझना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन सदस्य देशों के बीच में कुछ विवाद भी होते हैं, जैसे भारत और चीन को लेकर सीमा विवाद। भारत और चीन को लेकर कई बार जो है सीमा विवाद होते रहते हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद हो या फिर लेह लद्दाख का सीमा विवाद हो। तो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर ये दिक्कतें आती रहती है। मैं आपको बता दूं जो चाइना का जो OBOR, एक सेकंड, जो चाइना का OBOR की फुल फॉर्म है वन बेल्ट वन रोड, इसकी एक फुल फॉर्म है ये। और ये जो चीन के द्वारा ये जो है काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत क्या था, चीन जो है एशिया से लेकर, जो चीन है जो कि एशियन कंट्री है, ये एक एशियन कंट्री है। चीन जो है एशिया से फिर सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप और फिर अफ्रीका तक जो है ये एक अपना सड़क का निर्माण करना चाहता था इस परियोजना के तहत, जिसका उद्देश्य था ट्रेड को विकसित करना, ठीक है, जिसका उद्देश्य था ट्रेड को विकसित करना। लेकिन इसी परियोजना को लेकर कई बार जो है बहुत ही बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं भारत और चाइना के साथ में। क्यों हो जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये OBOR क्या है, इसी से जुड़ी एक और परियोजना है जिसका नाम है CPEC, ठीक है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये जो है एक परियोजना है चीन के द्वारा ये निकाली गई परियोजना है। इसके तहत क्या आएगा, जो भारत का जो उत्तरी भाग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वाला, तो इधर का जो इतना एरिया आएगा इसे कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसमें पाकिस्तान ने इस हिस्से पर जो है कब्जा कर लिया था। तो पाकिस्तान का कहना यह है कि ये क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान का है और हिंदुस्तान का कहना यह है कि ये क्षेत्र हमारा है। तो एक तरह से ये जो क्षेत्र है ये एक विवादित क्षेत्र है, लेकिन जो चीन है वो इसी विवादित क्षेत्र पर अपनी परियोजना शुरू करना चाहता है, जिसके चक्कर में क्या होता है भारत और चीन के बीच में काफी बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीन है वो पाकिस्तान की तरफदारी करने लगता है, ठीक है, जिसके कारण जो है भारत और चीन के जो रिलेशन होते हैं वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जो चीन और ब्राजील में चीनी मुद्रा को लेकर भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स में भी कई विवाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए जो है ये अभी तक अमेरिका जैसे अर्थव्यवस्था का सामना नहीं कर पाया, ठीक है। ये हालांकि एक मजबूत संगठन है लेकिन फिर भी ये उतना तेजी से काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में काफी बड़े बड़े विवाद है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।